हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं वो अभिनय की दुनिया में उन चंद सितारों में शुमार है जिनकी चमक और सफलता से बॉलीवुड आज तक चमक रहा है। इनको नाम, शोहरत, दौलत, रुतबा, चाहने वालों का भरपूर प्यार सब कुछ मिला, जिसके लिए दूसरी कई अभिनेत्रियां तरसती रह गईं। ये सभी बड़े एक्टर की पहली पसंद थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की नंबर 1 खूबसूरत दिलकश अदाकारा आशा पारेख की। अभिनेत्री के लाखों दीवाने थे। बड़े से बड़ा एक्टर उनके आगे पीछे घूम रहा था, शादी की हसरत लिए। वो आज भी कुंवारी क्यों है? आशा पारेख की जिंदगी में ऐसा कौन सा दर्द है जिसके साथ आशा आज भी जी रही है? मुझे भुला न पाओगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन थी आशा पारेख, कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ और कैसे ये बाल कलाकार से टॉप की हीरोइन बन गई। खूबसूरत चेहरा और हिरनी जैसी नशीली आंखों वाली एक ऐसी अभिनेत्री जो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर आई तो उनको देखकर सबके होश उड़ गए। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हर पिया हर पिया। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिससे बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार्स उस दौर में शादी करना चाहते थे, लेकिन ये अदाकारा जिंदगी भर कुंवारी ही रह गयी। 60 और 70 के दशक में जहां हीरोइन संस्कारी बहू और प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, तो ऐसे में इस अभिनेत्री ने खूबसूरती और ग्लैमरस का बेजोड़ तड़का लगाकर हिंदी सिनेमा के आयाम ही बदल दिए। इतनी खूबसूरत, मशहूर और भारतीय नृत्य संगीत में पारंगत इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये 81 साल से कुंवारी और अकेली है, और कैसे इस अभिनेत्री के ऊपर एक शादीशुदा फिल्म निर्माता की प्रेमिका होने का आरोप लगा, जिसकी वजह से ये आज तक है तन्हा और अकेली। आशा पारेख जब रुपहले पर्दे पर मनमोहक अंदाज में थिरकती थीं, तो उनके चाहने वाले उनके दीवाने हो जाते थे। लोग उनके द्वारा बोले गए एक एक डायलॉग को सुनकर खड़े होकर तालियां बजाने लगते। वो इस तरह से किरदार को निभाती थीं कि मानो जैसे वो उनके लिए ही बना हो। इतनी खूबसूरत और सफल आशा क्या सचमुच अपनी जिंदगी से खुश थीं? क्या उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी? जिस अभिनेत्री के लाखों दीवाने थे, बड़े से बड़ा एक्टर उनके आगे पीछे घूम रहा था, शादी की हसरत लिए। वो आज भी कुंवारी क्यों है? आशा पारेख की जिंदगी में ऐसा कौन सा दर्द है जिसके साथ आशा आज भी जी रही है? मुझे भुला न पाओगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन थी आशा पारेख, कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ और कैसे ये बाल कलाकार से टॉप की हीरोइन बन गयी। संस्कार और एक्टिंग से दीवाना बनाने वाली आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के महुआ नाम की जगह में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। आशा पारेख की मां एक मुस्लिम थी जिनका नाम सलमा था। आशा पारेख के पिता का नाम बचूभाई पारेख था। बचूभाई पारेख से शादी के बाद सलमा पारेख से सुधा पारेख बन गयी। आशा पारेख की मां एक स्वतंत्र सेनानी भी रही है। आशा पारेख अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। आशा जब छोटी थी तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इनकी माँ सुधा पारेख को इंडियन क्लासिकल डांस में काफी रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को डांस में परिपक्व बनाने के लिए कई जगह शिक्षा दीक्षा दिलवाई। आशा ने भी दिल लगाकर डांस को सीखा और वो छोटी सी उम्र में ही अच्छी इंडियन क्लासिकल डांसर बन गयी, और इसी डांस की वजह से वो कई प्रोग्राम का हिस्सा बनने लगी, जहां बड़े बड़े लोग, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स डांस देखने आते थे।
और ऐसे ही एक स्टेज डांस परफॉर्मेंस में फिल्म निर्माता विमल रॉय भी आए हुए थे, जो इनका डांस देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने आशा पारेख के पास जाकर पूछा कि क्या तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहोगी। हालांकि उनकी मां फिल्मों में काम करने के खिलाफ थी, लेकिन विमल जी ने सबको मना दिया और किसको क्या पता था कि उनकी बेटी को एक डांस परफॉर्मेंस की वजह से 1952 में फिल्म माँ में काम करने का मौका मिलेगा। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म नहीं चली। इस फिल्म में काम करने के लिए आशा पारेख को 100 रुपए की फीस भी मिली थी और ये इनकी चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू फिल्म भी थी। आशा पारेख ने बाप बेटी, आसमान, ज्वाला, अयोध्या पति और चैतन्य महाप्रभु, आशा जैसी लगभग 8 फिल्मों में बतौर एक बाल कलाकार काम किया। लेकिन इन फिल्मों के बाद आशा पारेख ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। लिहाजा कुछ साल तक ये गायब हो गयी और जब ये 16 साल की हुई तो इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करने का सोचा। संयोग से उसी वक्त आशा पारेख किशोर कुमार की फिल्म जग्गू में काम करने का उन्हें ऑफर मिला। उसी वक्त डायरेक्टर वी शांताराम ने अपनी 2 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हें ऑफर किया। उसी वक्त फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने उनको अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई में राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म की हीरोइन का रोल ऑफर किया। आशा पारेख ने इन तीनों फिल्मों से विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई को चुन लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन 4 या 5 दिन शूटिंग होने के बाद फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने आशा पारेख को ये कहकर निकाल दिया कि उनके अंदर कोई भी स्टार मटेरियल नहीं है। ये सुनकर आशा को काफी दुख हुआ और इस एक फिल्म के लिए आशा के हाथ किशोर कुमार और वी शांताराम की 2 फिल्में भी उनके हाथ से निकल गए। अब आशा ने 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी में काम किया। इस फिल्म में इनके हीरो थे सुनील दत्त। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। आशा शुरुआती दिनों से ही काफी शरारती रही हैं। हम हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग के समय आशा ने सुनील दत्त की चप्पल छिपा दी। काफी कोशिश करने के बाद भी जब चप्पलें नहीं मिली तो आखिरकार उनको फिल्म के सेट से घर तक नंगे पैर ही जाना पड़ा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में। इसके बाद साल 1961 में आशा ने घूंघट फिल्म में काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आशा पारेख पर उनकी शरारत और चुलबुलापन भारी पड़ गया। दरअसल हुआ ये कि फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मशहूर डायरेक्टर रामानंद सागर। रामानंद सागर साहब जो भी फिल्में बनाते उसमें अपनी पूरी जान लगा देते थे। वो फिल्म में इतना डूब जाते थे कि फिल्म में कोई भी सैड सीन के दौरान फिल्म के हीरो हीरोइन से पहले खुद ही रोने लगते थे और यही हुआ फिल्म घूंघट के भी एक सीन में। आशा पारेख को इस सीन में रोना था, लेकिन उस सीन में सागर साहब आशा पारेख से पहले ही रोने लगे, लेकिन उन्हें रोता देख आशा पारेख हंसने लगी। शुरुआत में तो रामानंद सागर साहब ने उनकी इस हंसी को नजरअंदाज किया, लेकिन लगातार हंसने की वजह से रामानंद सागर साहब ने अपना गुस्सा आशा पारेख पर उतार दिया, क्योंकि 30 बार रीटेक होने के बाद भी फिल्म का सीन पूरा नहीं हो रहा था। तो गुस्से में रामानंद सागर जी बोले कि अगर फिल्म का सीन देखकर मैं रो सकता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं रो सकती हो। ये बात सुनकर आशा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने मन में कोई ऐसी घटना सोचने लगी जिसके दुख को अपने फेस पर लाकर सोचकर फीलिंग के साथ इस सीन को पूरा किया जा सके। इस घटना के बाद आशा अपने करियर के प्रति गंभीर हो गयी और घूंघट फिल्म की कामयाबी के बाद इनका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया और इनकी घराना, छाया, जिद्दी, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, उपकार, कारवा, मेरी सूरत तेरी आंखें, महल, आया सावन झुमके जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को मिली। क्या कहता है। आशा की अधिकांश फिल्म सिल्वर जुबली रही हैं, इसलिए इनको हिंदी सिनेमा की पहली जुबली गर्ल कहा जाने लगा, जबकि लड़कों में ये खिताब राजेंद्र कुमार के नाम रहा है। आशा का फिल्मी सफर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था जिसकी कल्पना खुद आशा ने भी नहीं की थी। इधर आशा जी की प्रोफेशनल जिंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर थी, पर पर्सनल जिंदगी में वो अकेली थी। उनकी मां सलमा को उनकी शादी की फिक्र थी।
सलमा उनको बीच बीच में शादी के लिए कई लड़कों से भी मिलवा देती थी, लेकिन आशा को एक भी लड़का अच्छा नहीं लगता था। अब समय था 70 का। 1972 में आशा की एक फिल्म मेरा गांव मेरा देश आई। कहा जाता है कि आशा ने इस फिल्म के समय 3 लाख की फीस चार्ज की थी और इसके बाद आशा बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अभिनेत्री बन गई थी। दिल दे के देखो के बाद फिल्म निर्देशक नसीर हुसैन जी के साथ तीसरी मंजिल, फिर वही दिल लाया हूँ, जब प्यार किसी से होता है, प्यार का मौसम, कारवां, बहारों के सपने जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया था। इस कामयाबी के बीच आशा पारेख और नसीर हुसैन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और आशा जी ने इस बात का खुलासा अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में किया है। आशा जी ने लिखा है कि मेरी जिंदगी में नासिर हुसैन जी वो एक लौटे इंसान थे जिनको मैं बहुत पसंद करती थी और मैं उनसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और वो 2 बच्चों के पिता थे, इसलिए मैंने उनसे शादी करने का विचार अपने दिल से निकाल दिया। इसके पीछे की वजह थी कि आशा नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से नासिर हुसैन का घर टूटे और उनके बीवी बच्चे बेघर हो जाएं, और इसी वजह से आशा ने अपने प्यार का गला घोट दिया। मेरा जवाब भी सुन तो जाइए। इसके बाद आशा ने अपनी जिंदगी का ये फैसला लिया कि उनकी शादी अगर नासिर हुसैन से नहीं हुई तो वो किसी भी और से शादी नहीं करेंगी, जिंदगी भर कुंवारी ही रहेंगी। इसके बाद 70 के दशक में आशा जी ने 2 बदन, चिराग, हीरा, कटी पतंग, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी सफल फिल्मों में काम करके अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। मैं तुलसी तेरे आंगन की। आशा पारेख को फिल्म कटी पतंग के लिए फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। समय गुजरा और अब हिंदी सिनेमा में कई और हीरोइनें फिल्मों में आ चुकी थी और उन्होंने आशा की जगह ले ली थी। 80 का दशक आते आते आशा को बतौर हीरोइन फिल्म मिलना बंद हो गई, लिहाजा आशा ने कालिया, बुलंदी, बंटवारा जैसी फिल्मों में बहन, भाभी और मां जैसे किरदारों को आशा पारेख ने अपनी जिंदगी में सभी तरह के रोल निभाए, चाहे बात गंभीर किरदार की हो या फिर कॉमेडी की। आशा ने हर किरदार पूरी शिद्दत के साथ निभाया और वो उसमें सफल भी रही। आशा ने लगभग 90 फिल्मों में काम किया। आशा 25 सालों तक टॉप की अभिनेत्री रही और सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करती रही। आशा ने हिंदी सिनेमा के सभी बड़े फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ काम किया और खूब नाम, पैसा और शोहरत कमाई। सुनो सजना, पति है ने कहा। लेकिन ऐसे हिंदी सिनेमा में एक ऐसे सुपरस्टार एक्टर भी थे जिनके साथ उस दौर की सभी अभिनेत्रियां काम करने के लिए तरसा करती थीं, उनके साथ काम करने के लिए मरा करती थीं। लेकिन आशा ने उसी एक्टर के साथ कभी काम नहीं किया और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार थे। तो जब ऐसे चिकने चेहरे को कैसे न नजर फिसले। तो आशा दिलीप कुमार को पसंद नहीं करती थी। आशा का दिलीप कुमार के प्रति इस तरह के बर्ताव के पीछे क्या वजह थी, ये आज तक एक राज है जिसे कभी पर्दा नहीं उठ सका। साल 1991 में आशा पारेख की मां सलमा का निधन हो गया। ये आशा के लिए सबसे बड़ा झटका था क्योंकि उनकी मां उनकी रीढ़ की हड्डी थी। मां के निधन से आशा बुरी तरह टूट गई और कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी चली गई थी, लेकिन डॉक्टर की मदद से वो इन सब से बाहर आ पाई। साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म आंदोलन आशा पारेख की आखिरी फिल्म बन गई। इस फिल्म में ये गोविंदा और संजय दत्त की मां का रोल निभाते हुए नजर आई थी। इसके बाद आशा ने फिल्मों से संन्यास ले लिया क्योंकि समय तेजी से गुजर रहा था और इंडस्ट्री में अब कुछ और अभिनेत्री और अभिनेताओं का कब्जा था। आशा पारेख को राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, शशि कपूर, मनोज कुमार, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, देवानंद, जितेंद्र ये सभी पसंद करते थे और कुछ तो इनको दिल ही दिल में प्यार भी करते थे। याद रहा एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। ये दोनों एक फिल्म साजन में एक साथ पहली बार काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी ने शत्रुघ्न सिन्हा से ये कह दिया कि आशा पारेख ने आपके लिए ये कहा है कि कौन है ये नया लड़का।
और अपने ही गुमान में रहता है। इस बात को सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा नाराज हो गए और वो आशा पारेख को एक घमंडी लड़की मानने लगे। फिल्म के रिलीज के बाद शत्रु ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में आशा की जमकर बुराई की और ये तक कह दिया कि मैं आशा के साथ फिल्म की शूटिंग करने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोता था। इस बात का आशा पारेख को बहुत बुरा लगा और इसके बाद दोनों में बहुत ज्यादा मनमुटाव हो गया। इसके बाद आशा पहली बार धर्मेंद्र के साथ फिल्म आए दिन बहार में पहली बार काम कर रही थी। फिल्म की शूटिंग के बाद धर्मेंद्र शराब पी लेते थे, लेकिन अगले दिन शराब की बदबू को हटाने के लिए कच्ची प्याज खा लिया करते थे और आशा पारेख को प्याज की बदबू सहन नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में धर्मेंद्र को प्याज खाने के लिए मना कर दिया। फिर धर्मेंद्र ने प्याज खाने के पीछे की वजह को बताया तो आशा ने धर्मेंद्र से कहा कि मेरे साथ शूटिंग करते समय न तो आप शराब पिए और न ही प्याज खाएं, क्योंकि मैं ये दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लिहाजा धर्मेंद्र ने ये फैसला किया कि वो आशा के साथ काम करते समय शराब नहीं पिएंगे। आशा काफी खुश हो गई और इसके बाद इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। से गुजर रहा था, आशा जी ने अपनी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी जिसका नाम आकृति रखा था। आशा पारेख 1994 से लेकर 2000 तक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी रही, तो वही साल 1998 से लेकर 2001 तक वो सेंसर बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी और इस पद पर काम करने के लिए आशा पारेख ने कोई भी सैलरी या पैसा नहीं लिया। इस पद पर रहते हुए इनका महेश भट्ट और शेखर कपूर से फिल्मों के